हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इसी बैच की श्रृंखला में अभी हम पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो अपने टेस्ट 3 से संबंधित है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर ये कह रहा है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें राज्यपाल अपने संवैधानिक विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। आपको बताना राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकारों के संबंध में। पहला कथन ये कह रहा, यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो दे तो राज्य विधानसभा का विखंडन करना है। क्या ये संवैधानिक विवेकाधिकार है या नहीं है। दोस्तों आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति के पास एक तो संवैधानिक विवेकाधिकार होते हैं, एक परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार होते हैं। तो हमारा ये पहला कथन परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है, न कि संवैधानिक विवेकाधिकार के अंतर्गत। हमारा पहला कथन इस दृष्टि से गलत हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सिफारिश करना। जो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है वो मित्रों एक संवैधानिक विवेकाधिकार है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। तीसरा कथन कह रहा है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मित्रों ये भी एक परिस्थितिजन्य विशेषाधिकार है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। और फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है, राज्य के प्रशासनिक मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। दोस्तों ये एक संवैधानिक अधिकार है, विवेकाधिकार है। इस दृष्टि से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो आपको सही कूट पूछा है तो इसमें 2 और 4 सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 2 और 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे 2+2 संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा है, ये 2 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों और विदेश मंत्रालय के बीच एक संवाद तंत्र है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों बता देता हूँ, ये कथन असत्य है। ये रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के मध्य एक संवाद है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया, राष्ट्राध्यक्ष इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है, अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है। आपको बताना हुआ या नहीं हुआ, या कोई अन्य देश है या नहीं है, क्या सिर्फ अमेरिका ही है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, 2+2 वार्ता जो मंत्री स्तरीय है ये जापान के साथ भी होती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। आपको सही कथन पूछा है, सही कथन दोनों नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा, ना तो 1 ना 2। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा, निम्नलिखित संसदीय समितियों, आपको संसदीय समितियों के बारे में बताना है महज से किनमें सदन का पीठासीन अधिकारी का असर है कि अध्यक्ष या सभापति उसका पादन अध्यक्ष होता है। आपको बताना है, ये जो समितियां दे रखी है इसमें किस समिति का अध्यक्ष सभापति या अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो एक पादन अध्यक्ष होता है, कि उनका सदस्य भी होता है और अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त होता है। तो दोस्तों आप सभी को ये तो पता होगा, जो आचार समिति है इसका अध्यक्ष ये अध्यक्ष या सभापति नहीं होता है। इसका अध्यक्ष इसी सदस्यों में से चुना जाता है जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा की जाती है। इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन 4 तो कैंसिल हो गया। आप अगर 4 निकाल देते हो तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। या तो आप तीनों कथन सत्य होंगे, ये 1 2 3, या 2 और 3 सत्य होंगे। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, इन तीनों में पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी होगा, केवल 1 2 और 3। जो आचार समिति का अध्यक्ष होता है वो सभापति या अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, लेकिन उनके सदस्यों में भी चुना जाता है। इस दृष्टि से हमारा 4th ऑप्शन गलत हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य वो किन के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, आपको बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, विधान परिषद के सदस्य। दोस्तों ये कथन सही है या असही सत्य है, आपको बताना है। दूसरा कथन कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य। तीसरा कथन कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति।
फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो दोस्तों आप सभी को ये तो पता होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के मतदान में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। इस दृष्टि से हमारा फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक। अब एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बी और सी बचता है। आप सभी को पता होगा अगर विधान परिषद का गठन होता है उस टाइम जो 1/3 सदस्य होते हैं वो इनके द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन भी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है, ये भी हमारा कथन सही है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में ही भाग लेते हैं, ये भी हमारा कथन सही है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर सी हो गया, केवल 1, 2 और 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में आपको प्राक्कलन समिति के बारे में बताना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यही कह रहा है इसका गठन सर्वप्रथम 1950 में कृष्ण मेमन समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, आपको बताना। दोस्तों आपने अगर प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ा होगा तो आप सभी को ये तो पता होगा इसके सदस्य सिर्फ लोकसभा से नियुक्त होते हैं। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन तो गलत हो गया। और पहले कथन के बारे में बता देता हूँ, इसका सर्वप्रथम गठन 1929 में किया गया था। इस दृष्टि से हमारा मित्रों पहला कथन भी असत्य हो गया। और तीसरा कथन यह कह रहा है किसी मंत्री को इसके सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है लेकिन उसे इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। आपको सभी को ये पता होना चाहिए मित्रों, जो ये समितियां होती है संसदीय, इसमें मंत्री सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं होता है। तो इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी गलत हो गया। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मंत्री होते हैं वो संसदीय समितियों के सदस्य नहीं होते। और आपको सही कथन पूछा है तो सही कोई नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमारा 38 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में बताना है। इसमें पहला कह रहा है यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करता है। आपको बताना है प्रत्येक जो नगर पालिका है उसके संदर्भ में 5 वर्ष का कार्यकाल का प्रावधान करता है या नहीं। दोस्तों आपको बता देता हूँ ये कथन सत्य है, 5 साल का प्रावधान करता है। साथ ही में अगर 5 साल से पहले विखंडित हो जाए तो जो पीछे समय बचता है उसी टाइम के लिए वापस ये जो नगर पालिका है वो गठित होती है, न कि अगले 5 साल के लिए। और दूसरा ऑप्शन ये कह विघटन पर गठित की गई नगर पालिका उस अवधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी। मित्रों आपको इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, जो शेष भाग है अगर आपकी नगर पालिका 3 साल में विखंडित हो जाती है तो वापस अगर गठन होता है तो वो 2 साल ही रहेगी। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। तो दोनों कथन सही हो गया। आपको सही कथन पूछा है तो इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये करंट से संबंधित है मित्रों। 39 नंबर क्वेश्चन ये क्या, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, आपको सुमेलित बताना है। पहला कह रहा है जकार्लुंग घाटी, ये भूटान से संबंधित है या नहीं है, आपको बताना। दोस्तों आपको बता देता हूँ ये भूटान और चीन के मध्य जो संघर्ष हुआ, विवादित स्थल है, उससे संबंधित है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया। और मांडले के बारे में कह रहा है दोस्तों, जो सैन्य शासन लगा म्यांमार में, वहाँ पर मांडले के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी हिंसा हुई थी, जन नरसंहार हुआ था, उस संदर्भ में ये सरसा मेरा। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। और मित्रों आपको बता देता हूँ ये सोनितपुर है, ये नेपाल में न होकर असम में है, जहाँ पर
हाल ही में तीव्र भूकंप आया गया था, इस दृष्टि से ये चर्चा में रहा, तो हमारा ये कथन असत्य हो गया। तीसरा कथन असत्य हो गया। आपको सही सुमेलित पूछा, सही 1 और 2 होगा, इसका सही ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 2। तो हमारा 40 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, स्थानीय सरकार के लिए केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। लोकल बॉडी के लिए सेंट्रल काउंसिलिंग का गठन किया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता है। दोस्तों आपको बताना ये कथन सत्य या असत्य। मित्रों ये कथन सत्य है, राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता है और 263 के तहत किया जाता है, इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया। लेकिन ये जो दूसरा कथन कह रहा है, इसकी स्थापना के बाद से ये केवल शहरी, मित्रों इस पर गौर करना, केवल शहरी की बात कर रहा है, स्थानीय शासन के मामलों में निपटा कर रही है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। दोस्तों ये केवल शहरी की बात कर रहे हैं, ये गलत है कथन हमारा। ये शहरी के साथ साथ जो ग्रामीण स्तरीय मामले उसको भी देखता है। स्थानीय सरकार की बात कर रहा है, तो मित्रों आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। स्थानीय सरकार में शहरी सरकार भी आती है और ग्रामीण सरकार भी आती है, इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। जो इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है वो शहरी विकास मंत्री होता है। मित्रों ये कथन सही होता है, इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। तो 1 और 3 सही हो गए, इसका आंसर सी सही होगा, केवल 1 और 3 आपको सही कथन ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा 41 नंबर, लोकसभा के विखंडित होने पर निम्नलिखित दशाओं में से कोई विधेयक व्यापक नहीं होता। ये कह रहा है यदि लोकसभा विखंडित हो जाती है और प्रक्रिया के अंतर्गत कोई विधेयक है, वो किस स्थिति में व्यापक नहीं होता है। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, यदि वो राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा में वो नहीं भेजा गया है तो वो विखंडित नहीं होगा। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सही होगा। और ये कह रहा है विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा में लंबित है। यदि लोकसभा में वो पारित हो गया और राज्यसभा को भेज दिया उसको, और इसी के साथ में लोकसभा विखंडित हो जाती है, तो वो विधेयक व्यापक हो जाता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया है, ये व्यापक होता है, इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया, कि दोनों सदनों ने विधेयक को पारित कर दिया और राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया। तो इस संदर्भ में भी मित्रों आपको बता देता हूँ, यदि लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास चला गया विधेयक, राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए यदि वापस भेजता है सदन और उसी दौरान लोकसभा विखंडित हो जाती है, तो उस दौरान जो विधेयक है वो व्यापक नहीं होता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। विधेयक लोकसभा में लंबित है जो इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। अगर लोकसभा में लंबित है और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया तो वो भी व्यापक हो जाता है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। तो सही आंसर 1 और 3 होगा। आपको सही कथन ही पूछा है, इसका आंसर ए होगा मित्रों, केवल 1 और 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों आप सभी को पता होगा, आपने एक्ट 1935 पढ़ा होगा, तो उसमें संघीय न्यायालय का प्रावधान कर रखा है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। दूसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपने पूर्ववर्ती न्यायालय के क्षेत्राधिकार की तुलना में कम है। आपको बताना जो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्र अधिकार और जो अपनी स्वतंत्रता से पहले जो 1935 एक्ट के तहत स्थापित किया गया उसका अधिकार की तुलना में कम है या अधिक है, आपको बताना है। दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसका अधिकार क्षेत्र उसकी तुलना में ज़्यादा है न कि कम। इस दृष्टि से हमारा
दूसरा कथन भी असत्य हो गया। और तीसरा कथन ये कह रहा है, भारत का संविधान दिल्ली को उच्चतम न्यायालय के स्थान के रूप में घोषित करता है। मित्रों, ये भी कथन सत्य है। आपको पता है संविधान ये कह रहा है कि दिल्ली में स्थापित हो गया, और साथ में ये भी कह रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की सलाह पर इसको अन्य जगह स्थानांतरित कर सकता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। और सही कथन ही पूछा है दोस्तों, सही कथन हमारा तीन, केवल एक ही है। इस दृष्टि से इसका सही ऑप्शन सी होगा, केवल 3। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही पूछा है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। पहला, वह राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम दे सकता है। मित्रों, आप सभी को पता होगा आकस्मिक निधि राज्यपाल के अंतर्गत होती है। हमारा ये कथन सत्य हो गया। वह किसी भी विधेयक का धन विधेयक के रूप में विनिश्चय करने हेतु अंतिम प्राधिकारी होता है। दोस्तों, आपने धन विधेयक के बारे में या संसदीय प्रक्रिया के बारे में पढ़ा होगा, तो धन विधेयक का निर्धारण राज्यपाल नहीं करता है। ये जरूर है कि वो राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा से स्थापित किया जाएगा, बट उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होता है, वो करता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया। तो अगर आप तीसरा निकाल देते हो तो सी और डी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड से देखें तो या तो हमारा बी ऑप्शन होगा सही या ए होगा सही। आपको बताना है, दूसरा कथन देखना है सही है या गलत। दूसरा कथन पढ़ते हैं, जुर्माने एवं अन्य धन्य शास्तियों का अधिरोपण करने वाला विधेयक। ये कह रहा है जुर्मानों ये अन्य धन्य शास्तियों के अधिरोपण से संबंधित जो भी विधेयक होता है वो केवल राज्यपाल की सिफारिश से ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ ये कथन असत्य है। ये जरूरी नहीं, जो जुर्माना और धन्य शास्त्रियों से संबंधित होते हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। तो केवल एक कथन हमारा सही हुआ, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, केवल और केवल ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा 44 नंबर, हाल ही में भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स, जो इसका आश्रय होता है मुद्रा से संबंधित छेड़छाड़, मुद्रा का जो विनिमय दर होता है उसको कम या ज़्यादा करना के लिए निगरानी सूची में बनाए रखा गया है, कि उसकी निगरानी सूची में बनाया जाएगा कि भारत मुद्रा में छेड़छाड़ कर रहा है। इस संदर्भ में आपको बताना है ये सूची कौन जारी करता है। आपको पहला कथन दे रखा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो ओपेक है उसके संबंध में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है ये सूची कौन जारी करता है, लिस्टेड कौन करता है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ, अमेरिका की एक ट्रेजरी विभाग है, वो इसकी निगरानी करता है कि कौन सा देश अपनी मुद्रा को कम या ज़्यादा कर रहा है जानबूझकर। मित्रों, कोई देश जानबूझकर कम या ज़्यादा क्यों करता है कि अगर मुद्रा विनिमय दर अधिक कर लेता है तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। इस दृष्टि से हमारा अमेरिका ट्रेजरी विभाग है वो इस ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही कह रहा है, राज्य विधानसभा, ये राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष है उसके कार्यों के संबंध में सही कथन बताना है। वह सदन के सत्र को आउट और उसका सत्रावसान करता है। मित्रों, आपको विधायी प्रक्रिया में सही ढंग से अध्ययन क्या होता, तो सत्र का आउट और सत्र का अवसान ये अध्यक्ष के द्वारा ना होकर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके बीच की जो भी प्रक्रिया है वो राज्यपाल करता है, स्थगन है। तो इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। वह किसी सदस्य को नियम विरुद्ध आचरण के लिए सदन से चले जाने का निर्देश दे सकता है। मित्रों, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अगर कोई विधानसभा में
गलत आचरण करता है तो उसको सदन से बाहर कर सकता है, इसके पास शक्ति है अध्यक्ष के पास। तो दोस्तों हमारा ये कथन सत्य हो गया। उसे किसी सदस्य के निलंबन को निरस्त करने का अधिकार है। जो सदस्य के निलंबन किया है उसको निरस्त करने का अधिकार मित्रों उसके पास नहीं होता है, ये सदन के पास होता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन गलत हो जाता है। इसका सही आंसर केवल और केवल 2 होगा। आपको सही कथन ही पूछा है, इसका सही आंसर बी होगा, केवल 2। अब हमारा 46 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, नगर निगमों का गठन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि जैसे बड़े नगरों के प्रशासन के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों ये कथन सत्य है। बड़े नगर है उनके प्रशासन के देखरेख के लिए नगर निगमों का गठन किया जाता है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और किसी राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम होता है। आपको बताना है नगर निगम के गठन के लिए किसी राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम होता है या नहीं। दोस्तों आपको बता देता हूँ, कुछ राज्यों में एक समान अधिनियम हो सकता है, उसमें अलग अलग भी हो सकता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। और तीसरा कथन ये कह रहा, नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। इसमें नामवत परिषद, एक परिषद होती है, एक स्थायी समितियां होती है और आयुक्त होते हैं। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। मित्रों तीसरा कथन सत्य है। एक परिषद होती है, परिषद के जो विधायी कार्य उसकी सहायता के लिए समितियां होती है और प्रशासनिक कार्य के लिए एक निगम आयुक्त होता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। इसके सही आंसर 1 और 3 हो गया। आपको सही पूछा है तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी हो गया, केवल 1 और 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला 47 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा से कर केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित, आपको ध्यान रखना केंद्र सरकार के द्वारा उद्गृहित किया जाता है, लेकिन संग्रहित और विनियोजित है वो राज्यों द्वारा किया जाता है। आपको टैक्स के बारे में बताना है कि केंद्र सरकार को उद्गृहित करती है, लेकिन जो उसका संग्रहित और विनियोजन वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो मित्रों आपको बताते तो जो विनिमय विपत्रों पर स्टाम्प शुल्क है, ये जो है ना राज्य सरकार उद्गृहित करती है, लेकिन केंद्र सरकार उद्गृहित करती है, लेकिन राज्य सरकार इसको संग्रहित और विनियोजित करती है। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल के प्रेषण पर कर, ये केंद्र सरकार उद्गृहित करती है और संग्रहित भी करती है, फिर वो राज्य सरकार को देती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया, पहला कथन सत्य हो गया। और जो खनिज संबंधित अधिकारों पर कर, दोस्तों ये है खनिज हो गया, कृषि हो गया, आपको इसके बारे में अगर पता होगा तो ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित और संग्रहित किया जाता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी असत्य हो गया। हमारा इसमें केवल सत्य 1 हुआ, तो इसका सही ऑप्शन आपको सही पूछा है, सही होगा केवल और केवल 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर ये कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों में से किससे सबसे पहले गठित किया गया है। आपको बताना है जो ये समितियां हैं उस सबसे पहले कौन सी समिति की गई है जिसका गठन किया गया, आपको उसके बारे में बताना। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको पता होगा बलवंत राय की थी, उसके बाद में अशोक मेहता की थी, फिर जीवी के राव समिति थी, फिर ML सिंघवी सर की थी, फिर धुंगन समिति थी। इस दृष्टि से देखें तो बलवंत राय मेहता का ऑप्शन इसमें नहीं है, और जो दूसरा ऑप्शन अशोक मेहता आ रहा है इसका गठन बलवंत राय मेहता समिति के बाद में किया गया था। इस दृष्टि से सबसे पहले हमारा ऑप्शन की दृष्टि से 2 ही होता है, ऑप्शन बी होगा। और ये भी बता दूं इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की गई थी। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर बी हो गया। अब हमारा 49 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ पहल
जो आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ पहल के बारे में आपको बताना है। ये पहल किस किन देशों के मध्य है, आपको सही कोट बताना है। मित्रों, कोविड महामारी के दौरान जो भी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ, इस व्यवधान की पूर्ति करने के उद्देश्य से 2-3 देश मिलकर, जिसमें भारत है, जो अपना जापान है और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलकर एक गठन करके एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला को स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस दृष्टि से देखें तो हमें इसमें भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इस दृष्टि से 1, 4 और 5, 1, 4, 5 इसका सही आंसर मित्रों डी होगा, केवल 1, 4, 5 आप ध्यान रखना, ये करंट से संबंधित है। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह संविधान के अनुसार विखंडित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन को पुनः आहूत किए जाने के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। आपको ये बात बताना है कथन सत्य है या असत्य, कि जो अंतिम सत्र था और नया सत्र था लोकसभा का, तो विखंडन के दौरान उसके मध्य से 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये कथन सत्य है या असत्य? दोस्तों, ये कथन सत्य है। संविधान में ये बात कर रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये भी कहा है कि विखंडन के दौरान यदि मतदान प्रक्रिया नहीं होती है तो इसमें ज़्यादा भी समय लग सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको संविधान के अनुसार कह रहा है तो हमारा ये कथन सत्य होगा। दूसरा कह रहा है, निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। मित्रों, ये कथन सत्य है। आचार प्रक्रिया जो घोषणा होता है चुनाव की, उसके बाद ही लागू हो जाती है। इस दृष्टि से हमारे दोनों कथन सत्य हो गए, 1 और 2 दोनों। और अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, संसद के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पर निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंध हैं? आपको बताना संसद के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है उस पर कौन कौन से प्रतिबंध हैं, उनकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, उसके संदर्भ में आपको बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, राष्ट्रपति लद्दाख में सुशासन हेतु संसद के किसी अधिनियम को संशोधित कर सकता है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कथन ये कह रहा है, राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम किसी अनुसूचित जाति क्षेत्र हो उस पर लागू नहीं होगा। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। मित्रों, आपने इस बारे में पढ़ा होगा, तो ये राष्ट्रपति आदेश ना देकर इसमें राज्यपाल आदेश करता है कि कोई विधेयक अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है वहाँ पे लागू होगा या नहीं। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अगर आपको ये दोनों पता भी ना हो तो एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हो। ये 2 इसमें है, ये नहीं होगा, 2 इसमें है, ये नहीं होगा, 2 ये है, इसमें नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन केवल 1 और 3 होगा। और ये कुछ ऐसे प्रावधान कर रखे हैं हमारे संविधान में कि जैसे लद्दाख है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, इस संबंध में राष्ट्रपति कोई विशेष कानून बना सकता है, ये अधिनियम में संशोधन कर सकता है, ये राष्ट्रपति को शक्ति है दोस्तों। और जो असम का राज्यपाल है वो जनजातीय क्षेत्र में लागू होगा या नहीं होगा कानून, उस संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया और इसका सही ऑप्शन सी हो गया। और अगला क्वेश्चन मित्रों, विश्व प्रेस सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विश्व प्रेस सूचकांक के बारे में बताना है। ये सूचकांक प्रतिवर्ष रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों, ये कथन सत्य है, ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये दूसरा कथन ये कह रहा है, वर्ष 2016 से
भारत के रैंक में लगातार सुधार हुआ है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों, ये कथन असत्य है, क्योंकि सुधार ना होके इसमें गिरावट आई है। 2016 में 133 नंबर पर था, 2021 में 143 नंबर पे आ गया। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। आपको सही कथन पूछा है, इसमें सही कथन केवल और केवल एक होगा, ऑप्शन ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व का स्रोत नहीं है। आपको बताना है राजस्व का स्रोत नहीं है पंचायती राज संस्थाओं के लिए। पहला ये कह रहा है, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ सरकार से प्राप्त अनुदान। तो मित्रों, आप सभी को पता होगा, केंद्रीय जो वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग है, वो इनको अनुदान या भाग जो निर्धारित करते हैं, वो इनके राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और दूसरा कथन ये कह रहा है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार के हस्तांतरण। आपको बताना ये कथन सत्य है असत्य। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो राज्य वित्त आयोग और केंद्र वित्त आयोग इनको जो राजस्व प्रावधान करते हैं, ये इनके राजस्व का स्रोत प्रमुख है। ये भी हमारा कथन सत्य हो गया। और तीसरा कह रहा है, ग्राम सभाओं के प्रत्येक स्वामित्व वाले प्रमुख खनिजों के विक्रय द्वारा अर्जित राजस्व। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, राजस्व जो गौण खनिज है उससे जो राजस्व आता है उस पर उनका अधिकार है। लेकिन यहाँ पर आपने गौर से पढ़ा होगा तो ये प्रमुख खनिजों की बात कर रहा है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया। और आपको असत्य ही पूछा है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ये कथन सत्य है, लेकिन आंसर नहीं होगा। इसको पढ़ लेते हैं। आंतरिक संसाधन सर्जन करने जिसमें कराधान और गैर कराधान दोनों का प्रावधान शामिल है। ये कथन सत्य है, लेकिन इसका आंसर नहीं है दोस्तों। और अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निर्वाचन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। भारत की निर्वाचन प्रणाली की कौन सी विशेषताएं नहीं है, आपको बताना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मित्रों, ये तो है, आप सभी को पता होगा। कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व आरक्षण व्यवस्था के तहत मित्रों ये भी प्रावधान है। एक मूल्य एक मत, ये भी प्रावधान है। सभी का समान मूल्य है। और ये सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बात हमारे निर्वाचन प्रणाली में नहीं है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन सत्य हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों और पेटियों के स्थान पर मतों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक मतपेटी की तुलना में ईवीएम के निम्नलिखित कौन से लाभ हैं। आपको ईवीएम के लाभ बताने हैं। ये अमान्य मतों की संभावना समाप्त हो जाती है। मित्रों, ये कथन भी सत्य है। और प्रक्रिया बहुत देरों की बात कर रहा है, ये भी हमारा कथन सत्य है। और इसमें मुद्रण की लागत लगभग शून्य हो जाती है। मित्रों, ये लगभग की बात कर रहा है। अगर शून्य की बात कर रहा तो हमारा ये कथन गलत हो सकता था, लेकिन लगभग शून्य की बात कर रहा, जो मुद्रण प्रिंटिंग की लागत है वो लगभग शून्य होती है। मित्रों, ये कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु मतपत्र के लिए केवल एक सीट की आवश्यकता होती है। ये हमारा तीसरा कथन भी सत्य होगा। तो इसका सही आंसर डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों सत्य हो गए। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको स्थगन प्रस्ताव के बारे में बताना है। किसी विशेष मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मित्रों, ये जो सरकार है उसका ध्यान आकर्षण करने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव को लाया जाता है। इस दृष्टि से देखें, जो सरकार होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वो सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस हिसाब से इसको सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। इस दृष्टि से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। और इसमें ये भी एक प्रावधान है कि इसको लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, तभी इसको लाया जा सकता है। ये एक सरकार के कार्य में व्यवधान डालता है।
इस दृष्टि से इसको लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन सही है। ये समर्थन की आवश्यकता की बात कर रहा है ये मित्रों, सही है। और आपको ये बता देता हूँ, इसमें ऐसे विशेषाधिकारों से संबंधित मामला हो उस पर नहीं लाया जा सकता है। अगर कोई पर्सन सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए उसी पर लाया जा सकता है, और पहले किसी मामले पर चर्चा हो चुकी है उस पर यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। और ये विशेषाधिकार प्रश्न उठाया जा सकता है। तो मित्रों, विशेषाधिकार पर ये नहीं लाया जा सकता, ये हमारा कथन असत्य हो गया। आपको सही कथन पूछा है तो इसका केवल और केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी। इसी के साथ मित्रों हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। और साथ में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।